हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के अप्रैल 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा अपना सिल्क एक्सचेंज कौन सी जगह पे खोला जा रहा है। ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, बलिया या प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाराणसी। सिल्क एक्सचेंज जो है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी स्मगलिंग होती है सिल्क की रीजन में, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सिल्क वहीं पे खोला जाएगा सिल्क एक्सचेंज। तो सिल्क ट्रेडर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी सिल्क सस्ती हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो भी वीवर्स हैं रीजन के, उनको इस सिल्क एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर देगी। क्वालिटी टेस्टिंग सारे सिल्क की करने के बाद सिल्क एक्सचेंज में वो सिल्क को सेल के लिए लाया जाएगा। मिनिमम प्राइस हर एक सिल्क का डिसाइड किया जाएगा कि उस सिल्क का एवरेज प्राइस कितना चल रहा है स्टेट में, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होगा। इसके बाद स्पॉट पेमेंट जो है वो रीडर्स को दे दी जाएगी, एक्सचेंज के थ्रू ही पेमेंट की जाएगी। स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये भी बोला गया सिल्क एक्सचेंज के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन ऑफ सिल्क एक्सचेंज पे भी फोकस कर रही है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी कवर होगी। मतलब जो वीवर्स हैं, यार्न मेकिंग यूनिट हैं, वो सब एक साथ जुड़ जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर पर्टिकुलर कोई सिल्क फेमस है तो उसको ज़्यादा तवज्जो क्वालिटी वाइज मिल पाएगी। और जो फिनिश्ड सिल्क प्रोडक्ट हैं वीवर्स के, उनको अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड एक ड्राउट हिट प्लेटू रीजन है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कवर होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि स्टैटिक का लग रहा होगा लेकिन ये न्यूज में था। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के एक वक्ता के द्वारा ये बोला गया कि नए चेक डैम्स और जो पॉन्ड हैं वो जल्द ही एनिमल्स के लिए बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर एरिया में, ताकि एनिमल्स को पानी भी पीने को मिले और वहाँ पे एग्रीकल्चर यील्ड भी इंक्रीज होगी उस एरिया की। डिपार्टमेंट ऑफ माइनर इरीगेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा 317 चेक डैम ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। 218 पॉन्ड को रिस्टोर किया जा चुका है बुंदेलखंड एरिया में, क्योंकि ड्राउट एरिया है तो पानी की किल्लत रहती है। सो इसके तहत 328 चेक डैम का कंस्ट्रक्शन होगा, 238 पॉन्ड सेटअप किए जाएंगे। बुंदेलखंड एक ड्राउट हिट प्लेटू है जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के, 8 आते हैं एमपी के। सो बुंदेलखंड में वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसमें केन बेतवा को लिंक किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली कल्चर डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जल्द ही उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा लॉन्च होगा। उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या होगा। आपके ऑप्शन है आघोष, जय घोष, स्वर्ग या फिर आवाज। इसका नाम होगा जय घोष। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जय घोष क्या है, तो एक तरीके का रेडियो स्टेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेडियो स्टेशन का। इसमें उत्तर प्रदेश की यूनिक जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और पॉपुलराइज किया जाएगा। कल्चर डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो फोकस कर रहा है कि 75 शॉर्ट फिल्म्स जो हैं पैट्रियटिज्म के ऊपर, वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो। 75 जो बुक्स हैं उत्तर प्रदेश की रिच हिस्ट्री की, 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी जो रिच हिस्ट्री है, उनको इस 75 शॉर्ट फिल्म के थ्रू दिखाया जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया जाएगा 6-6 महीने बाद। साइमल्टेनियसली एक त्रिधारा नेशनल प्रोग्राम भी है। ये त्रिधारा नेशनल प्रोग्राम अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का किस चीज से रिलेटेड है, तो ये संत कबीर, संत रविदास और बाबा गोरखनाथ जी को डेडिकेटेड है। इसमें बेसिकली गैलरी बनाई जाएगी जिसमें उनकी स्टोरी को डिस्प्ले किया जाएगा और ये लखनऊ में होगा। तो ये भी त्रिधारा नेशनल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का है। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, रिच करना, उनको डाइवर्सिफाई करना, लोगों तक पॉपुलराइज करना, इस ऑब्जेक्टिव से हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि एक प्रपोजल बनाया जाएगा जिसमें जो ऑफिसर्स और जो जवान हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो यूएस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी के थ्रू करवाई जाएगी।
इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, जैसे कि यूपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई जाएगी ऑन द लाइन ऑफ सीबीआई। फिर जो सोल्जर्स होते हैं नई स्पेशल ऑपरेशन टीम के, स्पोर्ट जिसे बोला जाता है, उनको 100 दिन के अंदर ट्रेन किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट बनाया जाएगा अयोध्या में। कुछ और डिसीजन जो हैं वो जेंडर इक्वालिटी स्पेसिफिक भी लिए गए हैं पुलिस फोर्सेस में, जैसे कि वुमेन वर्कर्स को पुलिस फोर्स में डबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा पिंक बूथ जो हैं उनको खोला जाएगा रिलीजियस प्लेसेस के आसपास, ताकि विमेन हेल्प जो है अगर लेना चाहती हैं तो पिंक बूथ में विमेन पुलिस फोर्सेस से कांटेक्ट कर पाएं। फिर हर एक फीमेल बीट कांस्टेबल जो है उनको स्कूटी दी जाएगी। विमेन कमांडो टीम भी बनाई जाएगी। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स सिक्योरिटी और सेफ्टी के एस्पेक्ट में यूपी गवर्नमेंट ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर हेल्प डेस्क जो है उसको स्टेट में कितने पुलिस स्टेशन में एस्टैब्लिश किया जाएगा? आंसर होगा ऑल। सो जितने भी स्टेट के पुलिस स्टेशन है वहां पे साइबर हेल्प डेस्क होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उसको ओवरकम करना आज की रिक्वायरमेंट है हर एक स्टेट में, ठीक है, हमारे कंट्री के। डिजिटल फॉरेंसिक लैब और साइबर फॉरेंसिक लैब हर एक जोन लेवल में लखनऊ में सेटअप की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जोन है उनकी जो एक फॉरेंसिक लैब होगी, साइबर फॉरेंसिक लैब और डिजिटल, ये लखनऊ में सेटअप होगी। हाई क्वालिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको साइबर क्राइम हेडक्वार्टर में स्टैब्लिश किया जाएगा। जो भी पेंडिंग केसेस हैं साइबर क्राइम के उनको स्पीडी मैनर में एड्रेस करने के लिए एम्प्लॉयज जो हैं साइबर क्राइम हेडक्वार्टर के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा सर्टिफाइड क्राइम प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी ध्यान रखना है कि पिछले 5 सालों में 18 रेंज लेवल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेटअप हो चुके हैं। विमेन साइबर क्राइम सेल जो हैं वो हर एक रीजनल साइबर क्राइम जो स्टेशन है वहां पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और अब हर एक जो पुलिस स्टेशन है वहां पे साइबर क्राइम का अलग वो रहेगा ऑफिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा नेशनल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, या फिर ऑल ऑफ द, यानी कि सबने मिलकर किया। इसका आंसर होगा नीति आयोग। अब ये यूपी स्पेसिफिक न्यूज कैसे है समझते हैं। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा वर्चुअली इस वर्कशॉप को अटेंड किया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट किया गया था नेशनल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर। 25 अप्रैल को कंडक्ट हुआ। पहला सेशन जो है इसको चेयर किसने किया था? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने, जिनका नाम है डॉक्टर रवि कुमार। इस पे मेन बात क्या की गई है कि हमें नेचुरल फार्मिंग को और इनोवेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि हम लोग ऑलरेडी इनोवेटिव एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि 82.83 करोड़ रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं अंडर सेंट्रली फंडेड स्कीम ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ताकि इन 35 डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल फार्मिंग हो सके। चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये भी बोला गया कि काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग और इनोवेटिव एग्रीकल्चर जो है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश 38,670 हेक्टेयर जो एरिया है उसको इस काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग पे डेडिकेट कर रहा है। ये जो स्कीम है इसको 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है लो कॉस्ट और पॉइजन फ्री फार्मिंग। इसमें नेचुरल जो भी आपकी फर्टिलाइजर है उनको यूज किया जाता है। इसमें रूरल इकोनॉमी खास फायदा ले सकती है क्योंकि उनको फर्टिलाइजर परचेज नहीं करना पड़ता। एग्रीकल्चर क्योंकि मैकेनाइज्ड है तो बुल्स जो हैं उनको एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अब यूज नहीं किया जाता, लेकिन अब काउ बेस्ड इकोनॉमी में हम उनको यूज कर पाएंगे। पिछले 2 सालों में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेचुरल फार्मिंग को रिवर गंगा के 10 किलोमीटर के एरिया में प्रमोट किया गया। इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया था नेचुरल फार्मिंग का, जिसमें 10 किलोमीटर का रिवर गंगा का जो एरिया है आसपास वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया गया नमामि गंगे के अंतर्गत, और वहां पे नेचुरल फार्मिंग की गई। हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसको भी नेचुरल फार्मिंग में इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल उगाएंगे, फॉरेस्ट ट्री कल्टीवेशन करेंगे। लगभग 2 लाख से ज्यादा फार्मर इससे बेनिफिट पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो पिछले 3 सालों से स्टेट में इंप्लीमेंट हो रही है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके चलते 50,000 पर हेक्टेयर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 3 सालों में दे दिया गया है यूपी गवर्नमेंट को। इसमें 31,000 पर हेक्टेयर का इंसेंटिव भी मिला है।
परंपरागत कृषि विकास योजना अगर पूछी जाए तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में। ये न्यूज में देखा जाता है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? हेल्थ से, एजुकेशन से, या फिर दोनों से, या फिर ओल्ड एज सेफ्टी से? सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये एजुकेशन से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये बोला गया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन है उसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को भी साथ में लेके चला जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प मेनली टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन से है, और हम लोग स्टेट में जितने भी स्कूल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देंगे अंडर ऑपरेशन कायाकल्प। सो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसमें एजुकेशन रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी। 30,000 सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको स्मार्ट क्लासरूम दिया जाएगा, प्लेग्राउंड दिए जाएंगे, प्रॉपर टॉयलेट दिए जाएंगे, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लेबोरेटरीज, आर्ट रूम, मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। एक एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट के द्वारा इसके तहत बनाया गया है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए रेजोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया गया है, और गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करने की बात की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प को स्टार्ट कब किया गया था? साल पूछा जा सकता है। सो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको 2019 में शुरू किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्कीम है जिसके अंतर्गत क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और जो वाटर कूलर्स हैं वो हर एक बस स्टैंड पे मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको हीट से राहत मिल सके। आपके ऑप्शन है राहत, कायाकल्प, रूहानी या सुकून। इसका आंसर है कायाकल्प। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पीछे जो क्वेश्चन किया वो है ऑपरेशन कायाकल्प, और ये क्या है? कायाकल्प स्कीम। दोनों डिफरेंट है। कायाकल्प स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वाटर कूलर इंस्टॉल करना बस स्टैंड पे हीट से बचने के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प है स्मार्ट स्कूल में स्कूल्स को कन्वर्ट करना। कायाकल्प स्कीम की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो एक नोडल ऑफिसर जो है हर एक डिवीजन में अपॉइंट करेंगे अंडर कायाकल्प योजना। वो ऑफिसर चेक करेगा कि पैसेंजर रिलेटेड जो सुविधा है रोडवे बस स्टेशन पे वो मिल रही हैं कि नहीं, जैसे कि वाटर कूलर्स। सो अंडर दिस स्कीम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा उनको बस स्टैंड पे, वाटर कूलर्स मिलेंगे, और पैसेंजर्स हीट से बच पाएंगे। इसके अलावा बस स्टेशन क्लीन होने चाहिए और वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी साफ सुथरी होनी चाहिए। बस स्टेशन को रीपेंट भी किया जाएगा, नए नए सिंबल्स और साइन वहाँ पे यूज किए जाएंगे, टाइम टेबल, फेयर टेबल प्रॉपर लगाया जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग्स जो रूम है बस स्टेशन के उनको भी रिपेयर किया जाएगा। सिटिंग का अरेंजमेंट जो है पैसेंजर शेड में वो काफी अच्छा बनाया जाएगा, वहाँ पे लाइट, फैन, कूलर जो है वो सब मुहैया करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि रिसेंटली होम डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, इनके द्वारा एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो एक्शन प्रीवियस ईयर्स में गवर्नमेंट ने लिए हैं उनको उनकी एडवोकेसी करना, उनको जज करना। 6 महीने का एक्शन प्लान है। टारगेट सेटअप किए गए हैं कुछ एक, जैसे कि जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं कैपिटल पनिशमेंट के लिए, या फिर जिसमें 300 पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो रखी है, उस टारगेट को देखा जाएगा। सिमिलरली जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो भी एक्यूज 10 केसेस में अंदर हैं उनको 1 महीने के अंदर सजा दी जाएगी। 1 या 2 साल का एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा होम डिपार्टमेंट के द्वारा क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। यूपी जो है वहां पे कन्विक्शन रेट जो है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो 55.2 है 2019 में, जो कि अब बढ़ के 61 हो गया है। कन्विक्शन रेट होता है कि जो भी क्राइम वुमेन के अगेंस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो क्राइम करते हैं उनको सजा कितनी हो पा रही है, तो वो बढ़ चुका है रेशियो 61 अब हो चुका है कन्विक्शन रेट 2020 में। मिशन शक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन शक्ति यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ध्यान रखना है। इसको स्टार्ट किया गया था किस पर्पज से? विमेन को सेफ्टी देने के पर्पज से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है डिजिटल इंडिया मिशन का, उस पे इंफॉर्मेशन जो भी FIR कह लीजिए उसको रजिस्टर किया जाता है, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड होता है मेंटेन करने के लिए, ताकि कभी भी FIR जो है वो प्रॉपर अगर है तो उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में रखा जा सके, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड के तौर पे स्टैब्लिश हो जाती है। सो मिशन शक्ति कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है? ये है यूपी गवर्नमेंट का, फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी के बारे में। 2022 का ये पॉलिसी है। इसके तहत कुछ अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो टेक्सटाइल रिलेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, उनको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। जिस फैसिलिटी में एक फैसिलिटी होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की, जितना वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो एंटरप्रेन्योर को मिलेगी अंडर दिस पॉलिसी, वो कितने % होगी मैक्सिमम, ये आपसे पूछा गया है। आंसर होगा 40% तक सब्सिडी मिलेगी। इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें मेजर ऑब्जेक्टिव है उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। पीछे हमने सिल्क एक्सचेंज भी देखा, वो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड था। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। इसके तहत कुछ अरेंजमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंटरप्रेन्योर को मुहैया करवाई जाएंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 40% तक मुहैया करवाई जाएगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे इस पॉलिसी के तहत। इस पॉलिसी में एक प्रोविजन है कि लगभग 100% स्टाम्प ड्यूटी और लैंड कॉस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। स्टेट में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी से एग्जम्पशन मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी दी जाएगी। इसके अलावा 100% रीइम्बर्समेंट जो है वो भी दिया जाएगा डेवलपर्स को, जो भी टेक्सटाइल पार्क को डेवलप कर रहे हैं। सिग्निफिकेंटली ये जो पॉलिसी है ये 2017 में पहले आई थी। इसमें 79 प्रपोजल जो है इन्वेस्टमेंट के हैंडलूम सेक्टर में वो रिसीव किए गए थे, जिसमें 53 जो रिसीव एप्लीकेंट थे वो एमएसएमई सेक्टर से थे और 26 थे लार्ज मेगा और सुपर मेगा इंडस्ट्री से। तो हमेशा से टेक्सटाइल में एमएसएमई सेक्टर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुई तो एमएसएमई सेक्टर की भी ग्रोथ होगी और उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एमजी नरेगा जो है उसके तहत कितनी नर्सरीज को डेवलप किया जाएगा। आंसर है 150 नर्सरीज जो है वो इसके तहत डेवलप होंगी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सरीज को डेवलप करना। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया है कि जो भी नर्सरी सेटअप की जाएगी अंडर एमजी नरेगा वो 100 दिन के अंदर करनी होगी, क्योंकि एमजी नरेगा के तहत 100 डेज का मिनिमम वेज तो मिलता ही है। 22.50 करोड़ सैपलिंग इन नर्सरीज में प्लांट की जाएंगी। हर एक नर्सरी में 15 लाख सैपलिंग्स तो होनी ही चाहिए प्लांट्स की। इसमें से कुछ सैपलिंग ट्रेडिशनल क्रॉप की भी होंगी, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। मैक्सिमम 2 नर्सरीज हैं जिनको हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें जो फार्मर्स है उसको मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन के लिए अवेयरनेस भी जनरेट उसमें की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेट करे। मेडिसिनल प्लांट में कौन कौन आते हैं? सरबगंधा, अश्वगंधा, ब्रह्मी, कालमेघ, कौंच, शतवरी, तुलसी, एलोवेरा। और जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन है फ्लावर्स और फ्रूट्स का, उस पर भी फोकस किया जाएगा। ये स्टेप जो है ये एनवायरनमेंट को काफ़ी बेनिफिट करेगा, ग्रीन कवर को इंक्रीज करने में मदद करेगा स्टेट में, और जो लोग हैं उनको इनकरेज भी करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा पाएं। और जब वो मेडिसिनल प्लांट उगा रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया है कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो है उसको जल्द ही स्टैब्लिश किया जाएगा। किस जगह पे ये स्टैब्लिश होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ। और इसका आंसर होगा कि ये लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये सेंटर जो है ये बेसिकली पूरे कंट्री में जो 6 सेंटर स्टैब्लिश हो रहे हैं उनमें से एक होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि पूरे कंट्री में कितने सेंटर ऐसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो आंसर होगा 6। और ये लखनऊ में है यूपी में, तो इसलिए यूपी स्पेसिफिक न्यूज है। डिप्टी सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, इन्होंने ये कहा कि 2.5 एकड़ का जो लैंड है वो इसके लिए ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो कितने लैंड में बनेगा? 2.5 एकड़ लैंड में। जो लैंड दिया गया है वो 30 साल के लिए लीज पे दिया गया है। इसके अलावा कुछ और डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में लिए गए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि 3000 स्क्वायर मीटर का भागीरथी गेस्ट हाउस, जो अलकनंदा गेस्ट हाउस हरिद्वार में है, वो जो है भागीरथी गेस्ट हाउस जो है उसको अलकनंदा गेस्ट हाउस हरिद्वार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड को ये जा रहा है। इसके अलावा हेलीपोर्ट डेवलप किए जाएंगे आगरा में, मथुरा में और प्रयागराज में। इसमें मदद कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा।
टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो हेलीपैड की सर्विस भी लेके आएगा, कहाँ पे, रामाबाई अंबेडकर मैदान में लखनऊ में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट के लिए लैंड का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें 4% रिजर्वेशन कोटा जो है वो डिसेबल्ड पर्संस के लिए दिया जाएगा इन द यूपी जुडिशियल सर्विस रूल्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि वाराणसी के द्वारा कितनी कैटेगरीज में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड्स जीते गए हैं। सो आंसर है 4 कैटेगरी में वाराणसी के द्वारा अवार्ड जीते गए हैं अंडर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी। सो 4 डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, इसमें जो मतलब अवार्ड की कैटेगरी के कॉम्पिटिशन थे वो कंडक्ट करवाए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा। ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ था आपका फंक्शन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉम्पिटिशन, सूरत गुजरात में। दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 4 कैटेगरीज जहां पे अवार्ड मिले वो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, और वो ये 4 है। एक तो है कोविड इनोवेशन अवार्ड, एक है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, एक है सिटी अवार्ड, फिर है वाटर कंजर्वेशन अवार्ड। कोविड-19 का इनोवेशन अवार्ड जो है वो इसलिए दिया गया क्योंकि जब पैंडेमिक आया था और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे रिमार्केबल मैनर में सिचुएशन को वाराणसी ने कंट्रोल किया। सिमिलरली सिटी जो है उसको स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का, उसको बहुत एफिशिएंट मैनर में वाराणसी कंडक्ट कर रहा है और बहुत एफिशिएंट मैनर में उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान दे रहा है फॉर द बेटर आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में। ये जल्द ही एक पिलग्रिमेज प्लेस में उत्तर प्रदेश में बिल्डअप किया जाएगा। सो कौन सी जगह में इसको बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है आगरा, मेरठ, वाराणसी या मथुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये मथुरा में बिल्डअप किया जाएगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। सो इसके तहत सेंटर्स जो हैं वो 1 हेक्टेयर के लैंड पे बनेंगे। लगभग अभी तक 8 पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं वहां पे 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो श्री कृष्ण के बर्थ प्लेस की नगरी में सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि मथुरा में सिलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ऑलरेडी वृंदावन में है, जहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, बस पार्किंग की फैसिलिटी, बेड अरेंजमेंट, किचन फैसिलिटी, कैंटीन। ऑन द सेम ग्राउंड ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर मथुरा में बनाया जाएगा। सो 8 पिलग्रिमेज साइट जो श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं वहां पे ऑलरेडी ऐसे सेंटर्स हैं, और ये सेंटर अब मथुरा में भी डेवलप किया जाएगा, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि 15 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दस्तक अभियान लॉन्च किया। दस्तक अभियान आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये जो वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती हैं उनके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए है। ये कैंपेन का मेन पर्पस क्या था कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेज से बचा के रखेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेज में आपकी इंसेफ्लाइटिस आती है, मलेरिया आती है, डेंगू, फिलारिसिस, चिकनगुनिया आती है। इस कैंपेन के अंतर्गत आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोगों को वाटर बॉर्न डिसीजेस से अवेयर करवाएंगे, और जो भी मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है वो कैसे फैलती है, कैसे होती है, उनकी जानकारी देंगे, ताकि लोग अपने आसपास के एरिया में मच्छर जमा ना होने दें। उत्तर प्रदेश जो है उसके द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई हैं कंट्री में, जो कि 60,000 हैं, जिनका मेन पर्पस है सीजनल में जो बुखार आता है या फिर जो मच्छरों से बीमारियां फैलती हैं उनको कंट्रोल करना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा वीकली मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। ये जो मेला है इसका मेन टारगेट अगर पूछा जाए तो है कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना और लोगों में वेक्टर बोर्न डिसीजेस के रिगार्डिंग कैंपेन चलाना और उन्हें उसके बारे में अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर सेफ्टी वीक जो है स्टेट में कब से कब तक सेलिब्रेट हो रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक जो है वो यूपी में मनाया गया। 14 अप्रैल को फायर एक्सीडेंट जो भी समर में होते हैं उनके रिगार्डिंग जानकारी देने के लिए लोगों को और उनको प्रिवेंट करने के लिए ये आपका फायर सेफ्टी वीक यूपी में स्टार्ट किया गया था। सो जो भी समर्स में फॉरेस्ट फायर स्पेशली बोल लीजिए वो लगती है या फिर वैसे ही फायर लग जाती है, उन एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना इसका मोटिव था। स्पेशल एम्फेसिस क्या था? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ताकि जो भी डैमेज होता है फायर से उसको रोका जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? ना केवल स्टेट को फायर हैजर्ड से बचाना
बल्कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी क्रिएट करना, स्पेशली रूरल एरिया में, गांव के एरिया में कई बार खेतों में आग लग जाती है, कच्चे घरों में आग लग जाती है, वो सब बताना। मोटो ध्यान रखेंगे इसका। इसका मोटो है लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में ये मदद करेगा। इस कैंपेन में लोग जो है उनका जो मेन कॉज होता है फायर का, उससे उनको अवेयर कराया जाएगा, क्योंकि फायर कई बार छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की ओवरलोडिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, केयरलेस मैनर में गैस सिलेंडर को यूज करने की वजह से। जो भी उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी वो डिजिटल मीडिया के थ्रू की जाएगी, और उससे उनको बताया जाएगा कि कैसे वो मॉक ड्रिल करते हुए सेफली एग्जिट कर सकते हैं जहां आग लगी हुई है वहां पे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा है, 7th, 10th, 13th या 12th? इसका आंसर है 13th। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के द्वारा अचीवर्स की कैटेगरी का स्थान हासिल किया गया इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। उत्तर प्रदेश ने 13th प्लेस हासिल किया है, प्लेस वाइज 13th है, कैटेगरी वाइज वो अचीवर है। स्कोर है 41.0। ये इंडेक्स नीति आयोग ने 2019-20 के डाटा से प्रिपेयर किया है। सिग्निफिकेंटली ये जो इंडेक्स है इसका मेन पर्पस है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो भी क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में एफर्ट किए जा रहे हैं उनको समझना। 6 पैरामीटर में एफर्ट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस को अच्छा करना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लेके आना, नए इनिशिएटिव लेके आना, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी में। अब जो उत्तर प्रदेश का स्कोर है इन्हीं 6 पैरामीटर के बेस पे होगा। सो ये 6 के 6 पैरामीटर का स्कोर दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम स्कोर है उत्तर प्रदेश का वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस में 59.9। एनर्जी एफिशिएंसी में स्कोर है 42, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है 37.8, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में 30.9, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में 12.6, न्यू इनिशिएटिव में 27.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसको ये बोला जा रहा है कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है गीतांजलि श्री के नॉवल रेत समाधि का, जो कि उत्तर प्रदेश से थी, और इसको टॉप 6 कंटेंडर बोला जा रहा है बुकर प्राइज में। तो बुकर प्राइज बेसिकली अवार्ड्स होते हैं, इसमें ये टॉप 6 कंटेंडर में गई है इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन ऑफ गीतांजलि श्री नॉवल रेत समाधि, और इसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि को ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, तब भी इजी रहेगा आपके लिए। सो टॉम्ब ऑफ सैंड की अगर बात की जाए तो ये एक पहला हिंदी वर्क है जिसको कि टॉप 6 कंटेंडर फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज माना गया। टॉम्ब ऑफ सैंड एक्चुअल इसका नाम नहीं है, एक्चुअल नाम तो है रेत समाधि, ठीक है। और ये रचना है गीतांजलि श्री की। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है रेत समाधि की, इसको टॉम्ब ऑफ सैंड बोला गया है, और इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन को कंडक्ट किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। रेत समाधि 5वां नॉवल बोला जाता है गीतांजलि श्री का। आपको ध्यान रखना है गीतांजलि श्री का जन्म जो है वो 1957 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये यूपी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है, और इनकी जो बुक है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बुकर प्राइज में टॉप 6 कंटेंडर में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अयोध्या जो है उसमें एक बटालियन बनाई जाएगी। सो कौन से नंबर की ये बटालियन होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि अयोध्या में ऑपरेट करेगी? सो ये होगी आपकी 6th बटालियन। सितंबर 2020 में इसको बनाया गया था। ये कोर्ट्स, मेजर रिलीजियस प्लेसेस और एस्टैब्लिशमेंट जो है स्टेट की उनको प्रोटेक्ट करती है। जून 2021 में 5 बटालियन जो है वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी, जिसमें आपकी लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर की आती है। पहली बटालियन जो है वो मेट्रो जो है लखनऊ की, वहां पे डिप्लॉय है। इसके अलावा ये सारी इस्टेब्लिशमेंट जो बटालियन का हुआ है, इसके तहत पीएसी कमांडेंट जो हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ कमांडेंट ऑफ UPSSF के द्वारा बाय द गवर्नमेंट। 6th कॉर्प्स जो है अयोध्या के, उनको बेसिकली बनाया गया है अंडर द उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रूल 2021। सो ये जो क्वेश्चन है कि 6th बटालियन होगी, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर इनका काम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की प्रेजेंस में एक लैंड लीज अग्रीमेंट साइन किया गया स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट के लिए। किस एयरपोर्ट के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है लैंड लीजिंग का, ये आपको बताना है।
आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अयोध्या एयरपोर्ट जो है वो 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद। अयोध्या एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया कि 9 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं और 10 नए एयरपोर्ट के लिए काम चल रहा है। ये जो ऑपरेशन है बेसिकली एयरपोर्ट का, इसके तहत उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी में लार्जेस्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट लेवल जो मीटिंग हुई है 5 अप्रैल 2022 में, उसमें स्टेट में कितनी रिवर्स को रिवाइव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60 रिवर्स को रिवाइव किया जाएगा। टेक्निकल कोऑपरेशन आईआईटी बीएचयू कानपुर और रुड़की के बीच में हुआ है ताकि इन रिवर को रिजुवनेट किया जा सके। 60 रिवर्स के नाम तो अभी याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ लेना है। वरुणा, गोमती, बाणगंगा, नंदा, करम नासा, गोदाई, ये सब जो है ये रिवर रिवाइवल का पार्ट होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटीग्रेटेड गंगा रिजुवनेशन मिशन, जिसको नमामि गंगे कहा जाता है, उसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसमें रिवर गंगा को रिजुवनेट किया जाएगा, उसमें पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा। अब उसी के अंतर्गत ये रिवर्स भी सेलेक्ट की गई हैं। 152 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। 46 जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। 28 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे। रेनोवेशन किया जाएगा 182 घाट का। इसके अलावा सिग्निफिकेंटली इससे इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है रिवर गंगा की वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।